नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के कई कोनों में चुनावों की तैयारी है और जो जोश आज आप स्टूडियो में देख रहे हैं वही जोश दिखेगा जब नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पूरे देश की नजर है अलग अलग हिस्सों में। इसे कहा जा सकता है लोकसभा 2024 के बाद अगर हरियाणा सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छे अंक लाए, तो अब ये रिपोर्ट कार्ड आने वाला है महाराष्ट्र का, झारखंड का, जहां से ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर ये उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो रहे हैं, राउंड 2 अगर ये है तो इस राउंड 2 में किसमें दम ज्यादा दिखाई देता है। हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे, नंबर्स भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि अभी महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो, कहां पर गठबंधन ठीक से हो गया है। सब कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन अंदर खाने क्या सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन तालियों के साथ स्वागत सबसे पहले करते हैं शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शिवम त्यागी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राकेश शेट्टी जी, प्रवक्ता है महाराष्ट्र कांग्रेस के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय गुप्ता जी, नेता शिवसेना यूबीटी गुट के, और हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जुड़े जो कि प्रवक्ता हैं एकनाथ शिंदे गुट के, शिवसेना के। उनका भी बहुत तालियों से स्वागत। वो स्टूडियो नहीं आए हैं, बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखने लगे गुप्ता जी की कहां है, इधर तो दिख नहीं रहे हैं हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, क्योंकि ये है उद्धव गुट के, वो है शिंदे गुट के। ये बार बार गद्दार कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि एक ऐसा सीएम जो संभाल नहीं पाया, इसी वजह से हम अलग हुए। लेकिन इस बार जनता किसकी थ्योरी पर, किसके नैरेटिव पर विश्वास करेगी? इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों से सवाल पूछे, ये रिपोर्ट। धर्माचे रक्षक शीट शेयरिंग कर लिया। अब जिनको ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी में अनबन चल रही है, आपस में टकराव चल रहा है, ये जो दिन में भी कोई लोग ख्वाब देख रहे थे, अब हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी इस महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करने के लिए तैयार हो गई है और हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। फॉर्म्स दिए जा रहे हैं तीनों पार्टीज की तरफ से, और अभी इस वक्त आप देखेंगे तो सैटरडे संडे क्लोज्ड है, तो 6 ही दिन मिलते हैं और आज बुधवार हो गया है। दूर से आने वाले हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवार तीनों पार्टी के, उनके लिए की गई व्यवस्था है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 85 उन्होंने बोला, 270 इसलिए कहा कि ज्यादातर उनके ऊपर सब बातचीत हो चुकी है। जो 18 सीट रहेंगी उसके ऊपर हमारे जो घटक पक्ष है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज है, एलाइज है छोटे, उनके साथ में बातचीत करके उनको जो लिस्ट आई है वो वापस लेंगे। अभी जो लिस्ट आई कुछ वापस उसमें कोई कुछ करेक्शन साधारण रहेगी तो करेंगे, बाकी कोई वापस लेने की बात नहीं। 15 सीटों पे अभी भी चर्चा चलने, चर्चा कुछ नहीं, सब चर्चाएं हो गई। शरद पवार साहब से मिलने आए थे, आपकी डिमांड है 25 सीटों की, अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है। मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अणुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अणुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये सीट पवार साहब की है, अगर वो देना चाहें मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, और सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे और
हमारी काम की शुरुआत भी हो जाए। आपल्याला माहिती आहे कालपासून राज्यामध्ये सगळीकडे वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार आपले उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणी भरायला लागलेले आहेत। एबी फॉर्म द्यायला सुरुवात झालेली आहे। आम्ही महायुती म्हणून त्या बाबतीमध्ये एकत्र निवडणुकीला सामोरं जातोय। भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्यातून काही आमचे घटक पक्ष असं आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में देखिए, अगर आप नेताओं के नजरिए से देखिए तो एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ी लड़ाई है शिंदे गुट और उसी के साथ देवेंद्र फडणवीस उनके साथ है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार का पावर है। अगर आप आ जाइए झारखंड में तो ये हेमंत सोरेन के लिए बड़ी लड़ाई है। बीजेपी वापस वहां पर सत्ता चाहती है, वहां पर वो संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश में पहुंचिए तो योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि साइकिल चलेगी, हाथ नहीं रहेगा उस पर, बिना हाथ के साइकिल चलेगी। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से बीजेपी की वहां पर परफॉर्मेंस गिरी है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद उपचुनाव में उनको किसी तरह से इस बार कुछ ऐसा करना है जिससे उनकी वाहवाही हो। तो ये कुल मिलाकर, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड सीट की भी है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री पर जनता क्या सोचती है, इन 4 मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। शिवम त्यागी जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र के तमाम आंकड़े देखते हैं तो आप लोग बार बार कह रहे थे ये तो तय ही नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी भी सीट शेयरिंग हो गई, आपकी भी सीट शेयरिंग हो रही है। कुछ सीटों पर आप भी फंसे हुए हैं और 18 सीटों पर वो भी फंसे हुए हैं। ऐसे में किसमें कितना है दम? शुरुआती कमेंट इसी बात को लेकर कि कितना दम है महाराष्ट्र में, आप कितने आश्वस्त हैं? आपने कहा किसमें कितना है दम, जीतेंगे हम, ये तो तय है। लेकिन हाँ, जाहिर है अभी शुरुआत है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि जो हमसे छूटकर मुख्यमंत्री बनने गए थे, जो शिवसेना थे, जो उद्धव ठाकरे थे, जिनको लगता था कि वो उधर जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चेहरा बन जाएंगे। और मैंने तो एक चीज और देखी थी अभी पिछले दिनों, आपके जो वहां के ब्यूरो चीफ है साहिल जोशी, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे 19 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके थोड़े दिनों बाद उनकी स्थिति खराब हो गई। लेकिन संभाजी नगर को छोड़कर जाने वाले और याकूब मेमन की तरफ जाने वाले, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भाजपा की तरफ थे तो सम्मान भी था, बाला साहेब ठाकरे की बात भी थी, वो हिंदुत्व का डंका भी था। एक सेकंड, आप क्या थे, खुदा थे या विसाले सनम? अब वो तय कर ले हम क्या थे। वो तय कर ले। लेकिन इतना तय है कि हाँ, जनता का सम्मान, प्यार, प्रेम, बाला साहेब ठाकरे की विरासत वो सब थी। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कुर्सी चुनी, तो अब ना कुर्सी मिल रही है और स्थितियां बेइंतहा खराब है। महाराष्ट्र की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, वहां पर महायुति सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जाहिर है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं 0.6% वोट शेयर हमारा कम रहा। लेकिन यह तय है कि आने वाले समय में हम वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस वालों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां अभी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की ले लो, चाहे झारखंड की ले लो, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, बेचारे तय ही नहीं कर पा रहे कि 135 साल पुरानी पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में 409 विधानसभा सीटों में से आज इन बेचारों को एक सीट नहीं मिल रही। ऐसी ग्रोथ मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी की नहीं जैसी उनकी हुई है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए उद्धव जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के पास बाद में आएंगे। ये CSDS के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि मुसलमानों में लगभग जो लीड महाविकास अघाड़ी को महायुति पर है वो लगभग 48% है। बुद्धिस्ट और अन्य जो वहां पर न्यू बुद्धिस्ट हैं उसमें 44%, आदिवासी में 30% की लीड है अघाड़ी को, तो वहीं जो गरीब है उनमें 11% की लीड है। लेकिन अगर आप महायुति की लीड देखें तो जो अपर कास्ट है उसमें 45% है और 18% मराठाज में है। अब देखिए, शिंदे का चेहरे के तौर पर इधर से होना, मराठा अस्मिता की बात करना, और फिर अगर मराठा वाला एज बीजेपी के पास है जो कि 33% आबादी है महाराष्ट्र में, क्या आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या उद्धव जी के चेहरे को रखते तो अच्छा नहीं रहता? और क्या वाकई दबाव में उनको पीछे हटना पड़ा? पहले इंटरव्यू में बात आई थी कि वो सीएम फेस होंगे, फिर दबाव में आ गए क्या कांग्रेस और पवार जी के? नहीं, तो हमारी तरफ से तो हमेशा से क्लियर है कि वो सीएम फेस ही रहेंगे। कांग्रेस के मानने या उनके नाम मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि जिसके दम पर आपके दोस्त इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, वो खुद ही मुस्कुराने लगे। किसी के सुनाने ना सुनाने से कोई बात नहीं है, क्योंकि बाला साहब का एक ही सपना था जब हमारा बीजेपी के साथ अलायंस था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का। सपना क्या हो गया है? अब सपना वही है अभी भी उद्धव जी का, अभी भी वही सपना है देश में बीजेपी नहीं। देखिए अभी नहीं, अभी रुकिए, देखिए अभी तो चुनाव जो है वो महाराष्ट्र सरकार का है, देश का तो नहीं है।
और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव था, जो शिंदे गुट में जीते जो लोग और जो बीजेपी में जीते, वो हमारे दम पे जीते थे, हमारे साथ अलायंस था। ऐसा नहीं है कि शिंदे जी की पार्टी उस टाइम थी। शिंदे जी के गुट में जितने भी विधायक हैं वो सब उद्धव जी के नाम से जीते थे, और बीजेपी जितनी भी सीटें जीती थी वो भी हमारे समर्थन से ही जीती थी। आज लोकसभा के चुनाव में अभी पता चल गया इनको कि कहां पर है। कितनी सीटें जीते थे आप लोग? हम बीजेपी ये 105 जीती थी और हम 56 जीते थे। फिर तो सब आपके सपोर्ट 56 वालों की वजह से 105 वाले तो जीते थे। एक बात गजब लॉजिक है सुनिए, भाई। इस विषय में बोलता हूँ, बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए। देखिए, बीच में मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, देखिए, एक सीट शेयरिंग का फार्मूला बाला साहब ने तय किया था जिस वक्त हम बीजेपी के साथ अलायंस में थे, कि महाराष्ट्र के अंदर ब्रेकअप पे क्यों अटके हुए हैं आप? नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़िए। नई रिलेशनशिप किसकी तरफ? सब ठीक है। शिंदे, मेरा प्रश्न था उद्धव जी को चेहरा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो है, बालाजी साहब का सपना था, पर कहां खुल के कह रहे हैं? उद्धव जी ने साफ खुद कह दिया कि सीएम जो बनेगा वो बाद में देख लेंगे, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा वो सीएम बनेगा। ये है क्या फॉर्मूला? नहीं, हमारी तरफ से तो, हमारे तो नेता हम सब यही चाहते हैं कि हमारा चेहरा तो उद्धव जी रहे, क्योंकि हमने अगर बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा था तो उसके पीछे सरकार तो हमारी बनी रही थी। आप इसके लिए राजी सरकार हैं? तो हम बनी रही थी। आप इसके लिए राजी हैं? वो कह रहे उद्धव जी ही चेहरा है। हाँ, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने इनको धोखा दिया, 2014 में, आप सब लोग स्मार्ट है, स्मार्टफोन भी है, उसको चलाएंगे तो पता चलेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का शानदार जीत के बाद बीजेपी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी कि शिवसेना का जो अलायंस है उद्धव जी के साथ 2014 में तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अलायंस फिर से किया। उसके बाद 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे का अलायंस तोड़ के महानगर पालिका का चुनाव लड़ा, वहां पे भी उद्धव ठाकरे जी जीत गए। 19 में ये लोग ने साथ में चुनाव लड़ा, अलग हुए, मगर अलग होने से पहले पहला मुख्यमंत्री का शपथ जो ये कह रहे कि उद्धव जी ने लिया, गलत है, गूगल देख लीजिए। पहला शपथ हुआ देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार। उनकी सरकार 5 दिन की चली, उसके बाद रिजाइन किए, उसके बाद उद्धव जी और अजित पवार सुबह सुबह वाला सबके जाने से पहले वाला। एक मिनट, बीच में कोई मत। गजब, मतलब कौन ब्रह्म मुहूर्त निकाला? ये लोग वही कहानी बताएंगे जो इनको फेवरेबल है। रियल कहानी ये है कि 14 से भारतीय जनता पार्टी को इतना घमंड अपने आप पे हो गया कि इन्होंने शिवसेना को साइडलाइन कर दिया था। और जो एकनाथ शिंदे को अभी सीएम बना के घूम रहे, वो एकनाथ शिंदे जी ने 2017 के दिन ये राजीनामा पब्लिकली दिया था कि हमें इनके साथ काम नहीं करना। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उद्धव जी ने धोखा दी थी, गलत है। सेकेंड, आपका जो प्रश्न है, वो कह रहे थे कि शानदार जीत इनकी हुई हरियाणा की, वो तेलंगाना की जीत के भी बारे में बताइए और कर्नाटका भी बताइए। जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, आपने एक आंकड़ा दिया अभी कि किस समाज का कितना वोट है, ये इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। लोगों ने तराजू ऐसे रखा ना, 85-85-85, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इक्वल है। यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं है ना हमारे यहाँ पे। वहां पे एक डिक्टेटर बैठा है जो ये कहता है कि भोपाल में आके कहते हैं कि अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, उसके अगले दिन डेप्यूटी सीएम बना दिया। आदर्श घोटाला आपको सबको पता होगा, उसको इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। ठीक है, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी तिवारी जी के पास। आपने एक चीज कही उनसे, शिवसेना वालों से, कि भाई वो पुरानी रिलेशनशिप को छोड़िए, अब क्यों उसमें पड़े हैं, कांग्रेस के साथ आगे मन नहीं लगता ना अजित पवार हमारे बिना। वो 2 लाइनें हैं कि वो प्यार मुझसे करता तो है मगर बताता नहीं है, मेरी फिक्र करता तो है मगर जताता नहीं है। अभी आपको याद होगा, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, अभी आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों जो है, अरे गुप्ता जी का मुस्कुराता चेहरा दिखाइए, यही तो अच्छी बात है इनकी। हाँ, अभी प्रियंका जी से पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि देश के बड़े नेता कौन है, तो उन्होंने खुद ही नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दिया। वो जानते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, बता दीजिए, 10 सेकंड, खाली प्रियंका बोलने से नहीं होगा। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ठीक है। और एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूं। उद्धव ठाकरे जी ये कौन सी जिद पाल ली है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है? अरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हो तो मतलब मुख्यमंत्री बनना है, जिद कर ली, जनता नहीं चाहती तब भी मुख्यमंत्री बनना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूं इसको। द्रोणाचार्य के 2 शिष्य हुए, एक अश्वत्थामा जो उनके बेटे थे और एक हुए अर्जुन। एक बार अश्वत्थामा अपने पिता यानी कि द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने कहा मैं आपका बेटा भी हूं, मैं आपके साथ धनुर्धर विद्या सीखता भी हूं और मैं महान योद्धा भी हूं, तो मैं इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने कहा कि अर्जुन जो मेरे साथ रहता है, जो मेरी परीक्षा देता है, जो समय समय पर मेरा ध्यान करता है, नाम लेता है और गुरु पर्व को आगे बढ़ाता है, बाला साहेब ठाकरे की जो सही सोच आगे बढ़ाएगा वही वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन है, वही आगे बढ़ा रहे। ठीक है।
एक बार जल्दी से, एक सेकंड, इधर तो 85-85-85 है, इधर देखिए 85-85-85 है। आप लड़ रहे हैं 154 से 156 जो अभी तक संभावित बताया गया, शिवसेना 78 से 80, एनसीपी 52 से 54। सीएम फेस एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे, अजीत दादा पवार थे और एकनाथ शिंदे जी थे। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? उन्होंने कहा मेरे बराबर में बैठा है। बराबर में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे, मुझे लगता है वो सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन बेचारे हमारे साथ होते 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ते थे, जीतने गए थे 85 पर रह गए टोटल। कितना नीचे जाओगे भाई? शिंदे जी अच्छा नहीं लग रहा हमें। तिवारी जी मोर्चा संभालिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? हालांकि आप बिहार की पॉलिटिक्स है, बिहार की पार्टी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें उपचुनाव बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उस पर हम धीरे धीरे करके आना चाहते हैं कि एक राज्य पर। झारखंड में भी आप लोग सीट ले लिए, मिला सीट? मिली सीट की नहीं? 6 सीटों 6 पर सीट दे दिए। इतना गुस्साने के बाद मिली सर? नहीं, गुस्साने बड़ा संघर्ष करना पड़ा। नहीं, सब लोग, सब पार्टियां चाहती है कि हमको ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े। दोनों तरफ ऑल इज वेल कर रहे हैं, मतलब अंदर सब एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। हम लोग आरजेडी चाह रही थी ज्यादा सीटों पर लड़ना, लेकिन समझौता हुआ 6 सीटों 10 चाह रहे थे कि 12? 6 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी। हमारा डिमांड था कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े। इंडिया गठबंधन हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना। तो बीजेपी के खिलाफ जो शिवसेना सांप्रदायिक है या नहीं है? शिवसेना इंडिया गठबंधन में है। हाँ। हमारे विचारों से सहमत है, इसलिए हमारे साथ अब ये नॉन सांप्रदायिक हो गए? नहीं, अभी हो गए। अभी तो अरे जब जागे तभी सवेरा। अभी वो हमारे साथ हैं। हम हमारे साथ अभी हैं। ये गुप्ता जी के साथ ठीक नहीं हो रहा, ये तो उनको अटैक कर रही है, आप भी धीरे धीरे चुटकी ले रहे हैं। गलत बात। हम तो हमारे साथ, हमने कहा इंडिया गठबंधन में है। हमने ये कहा कि बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी वहां सत्ता में कैसे आई? ये भी देश की जनता को और नौजवानों को सोचना चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगियों को ही तोड़ दिया। कहां पे? शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन था, वहां शिवसेना पार्टी को तोड़कर बीजेपी सत्ता के लिए डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। अभी सुबह सुबह आपने चर्चा किया कि अजीत पवार जी को जब देश की जनता सो रही थी तो उसमें शपथ दिला दिया गया। ये बीजेपी का सत्ता के लिए असली खेल और असली चरित्र है। इसलिए महाराष्ट्र में मुकाबला बिल्कुल साफ है। और ये बहुत बड़ा नैरेटिव वहां रहेगा कि आपने जिस तरह से, मतलब उनका तो यही आरोप है ना कि वो गद्दार है, शिंदे साहब, उनके साथ जो विधायक गए वो सब हैं, कैसे आपने उनके साथ सरकार वहां पर बनाई, ये आरोप लगता रहेगा इस पूरे चुनाव में। देखिए अंजना जी, कोई सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाइएगा। ठीक है, अब वो बोलिए सर। देखिए अंजना जी, एक चीज बहुत साफ है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी अलायंस का सम्मान करती है। नीतीश कुमार है, वो लगातार 2005 के बाद से अगर मैं बात करूं तो अब तक की अपनी सबसे कम टैली पर है, बावजूद उसके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुख्यमंत्री है। इसी तरीके से अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है और उसका स्थायित्व आया है तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिकली अलायंस थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ऐसी क्या मजबूरी है, एक काउंटर क्वेश्चन, ऐसी क्या मजबूरी है? जैसे आपने बिहार में एक नीतीश कुमार को चुन लिया है, कभी उनकी तरफ जाते हैं वो गदगद डेप्यूटी बन जाते हैं उनके लाल, इधर आते हैं तो आप बना देते हैं उनको सीएम। क्या है? क्या महाराष्ट्र में भी आप लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में आपके नीतीश कुमार हो जाएंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में जिद नहीं चलती। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने एक जिद बनाकर चीजों को आगे लेकर गए, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दिया, और जिस तरीके से आज की उनकी सियासत रह गई है वो भी सामने दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो उनके साथ इस समय है, शरद पवार जी, वो संभाजी नगर का नाम बदल देना चाहते हैं, और उनके साथ जो है खुद अभी भी उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। तो अपनी राजनीति से कॉम्प्रोमाइज किसने किया वो खुद देख ले जनता। जिस हिंदुत्व की राजनीति पर दिन रात वो बात करते थे, जिस हिंदुत्व की राजनीति पर बाला साहेब ठाकरे कहते थे द डे आई विल बी कांग्रेस आई विल क्लोज माय शॉप, और पता नहीं इतनी सारी भाषा उनकी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतने सारे बयान उनके खिलाफ हैं। आपने अपना नैरेटिव छोड़ दिया, आपने अपने पिताजी की राजनीति छोड़ दी, आपने अपने पिताजी की विचारधारा छोड़ दिया, आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपने सारी चीजें छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास पहुंचे और मिला क्या? कुछ भी नहीं। गुप्ता जी, बाला साहब की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, आप उनके साथ हैं, क्या जनता स्वीकारेगी? क्योंकि विधानसभा में ये सबसे बड़ा टेस्ट है आपका। देखिए, बाला साहब ने तो सही बात का समर्थन किया हमेशा। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ने कभी कांग्रेस को समर्थन ही नहीं किया या कांग्रेस की किसी बात को सही नहीं कहा। बाला साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, प्रतिभा पाटिल जी को सपोर्ट किया था, प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया था, बसंत नाइक को सपोर्ट किया था। बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। ऐसा नहीं है कि
हाँ, कि इनकी किसी भी बात को सही को गलत कहा हो और गलत बात को सही कहा हो। ठीक है, एक दो सवाल जल्दी से। मेरा क्वेश्चन सर बीजेपी से आपसे, आप लोग 3 लोग मिलकर पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन आज कानून व्यवस्था की ये हाल हो गई है कि एक इतने बड़े नेता जो खुद 3 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री रह चुके हैं, उनकी दिन दहाड़े मुंबई जैसे शहर में हत्या हो जाती है सर, और उसके बाद एक जेल में बैठा शख्स ये क्लेम करता है कि मैं अपने 700-900 शूटरों के दम पर पूरे इंडिया में भ्रम फैला रहा है कि मैं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? ये दुखद है। मैं लॉरेंस विष्णु, हाँ, ये दुखद है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें 25 टीमें जो है ऑलरेडी काम कर रही हैं। अगर बात करें तो 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कानून व्यवस्था को लेकर सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हुआ ये दुखद है, नहीं होना चाहिए था, परंतु हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है कि कहीं पर भी इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है कानून व्यवस्था से संबंधित, तो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई और। जेल से चलता कैसे है वैसे ये पूरा गैंग? मैं जिस दिन जेल जाऊंगा अंजना जी, वहां से चलाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी मुझे नहीं पता। अब ये कैसे चलता है, जेल जाने के लिए आप सरकार है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जिस दिन जेल जाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि मैं जेल से कैसे गैंग चलता है। क्योंकि सरकार अपनी तरफ से सारे मेजर्स लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस में कमी है या कोई खतरनाक क्रिमिनल ऑपरेट कर ले जाता है तो सरकार की उस पर भी निगरानी है। लेकिन आपने निजी तौर पर मुझसे पूछा था तो वो सवाल, जो गैंगस्टर जेल में है उनको सत्ता का संरक्षण मिलता है, ये इन्होंने स्वीकार किया। बेकार की बातें कर रहे हैं। शाहबुद्दीन का किसने देखा है? देखा नहीं क्या बिहार में कैसी बात? आप तो बिहार से यार जानते हैं। बताइए गैंगस्टरों पर अब ये मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी जानने के बाद वो कमाल हो गया। स्वीकार कीजिए ना भाई, जिनकी पैदाइश ही सारे गैंगस्टरों आप स्वीकार कीजिए। बात हो गई भाई, बस नहीं। सत्ता का संरक्षण मिलता है ऐसे लोगों को। अच्छा, आपको बहुत एक्सपीरियंस है कि ये एक्सपीरियंस आपको है, आप कह रहे जाएंगे, मुझे तो नहीं है। हमने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया, ये बीजेपी का चरित्र है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जैसे महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला शिवसेना और आपको, वहां भी आपने तोड़ के जो है सो शिवसेना को आपने अलग बना लिया। इसी तरह बिहार में भी अमित शाह जाके कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से आप लोग मिले, उससे पहले उन्होंने ऐसा भाषण दिया था कि हम कभी नहीं मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार से, और ऐसा कर लिया। तो आप जो ये जनादेश का जो है अवहेलना करते हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद भी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बताते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 1980s में और टू बी प्रिसाइज 70-71 के आसपास इस देश का सारा हिंदुस्तान का मेजॉरिटी वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ था। कहा जाता था कि देश में ज्यादातर 85% जो है कांग्रेस के साथ वोटर जाता था। आज 2024 में भाजपा के साथ है। नेता जनता से निकलकर आते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो अगर जनता अपना वोट चेंज कर सकती है, मन चेंज कर सकती है, तो नेता भी कर सकते हैं, अधिकार है। लेकिन उनका लिटमस टेस्ट जरूर है कि अगर वो बार बार जीत कर आ रहे हैं तो कोई तो बात होगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वरना तो वो भी जीत जाते। वो क्यों नहीं जीत रहे? वो इसी वजह से क्योंकि जाहिर है काम नहीं करते, जनता के बीच में नहीं रहते, और ये जिम्मेदारी उनकी है। मतलब लोग भी उनके ही जाएं, सब कुछ उनका भी हो, सरकार भी उन्हीं की टूटे और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सवाल नौजवान का क्या था, आपने जवाब नहीं दिया। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि सदा सदा के लिए दरवाजा आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए बंद है। और आदरणीय तेजस्वी जी ने क्या कहा था? सुनिए ना, वो भी आप लोग दोनों मिलकर बताइए नीतीश बाबू में है क्या? हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा। चाचा कौन कहता था? हमने कभी नहीं कहा। पलटू चाचा कौन कहता था? वो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, जो जनता कहती थी, आदरणीय लालू जी ने ये लालू जी ने तो फैसला लिया ना, फिर गले लगाने का। लेकिन सत्ता के लिए सदा सदा के लिए दरवाजा नहीं, खिड़की वेंटिलेटर सब तोड़ दिया। ठीक है, एक बार दुबे जी से लेते, फिर शेट्टी साहब आपके पास आऊंगी। गुलाबचंद दुबे जी प्रकट होइए, हाथ दिख गए। अरे दुबे जी, ये बताइए, सब आपको, चाहे वो गुप्ता जी हो, शेट्टी साहब हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दोनों कह रहे हैं कि आपने गद्दारी की है शिवसेना से और जनता आपको इसका जवाब देगी इस बार। जी अंजना जी, ठीक है, विपक्ष के लोगों का क्या कहना है, उनका अपना खुद का विचार हो सकता है। इन लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। धिक्कार है इनकी मानसिकता विचारों को जो हमें गद्दार कहते हैं। अरे गद्दार तो वो लोग हैं, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों के हत्या करने वाले, उनके विचार पर न चलने वाले। यही माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन ऐसा वक्त राजनीतिक पटल पे आएगा मेरे जीवन में कि इन कांग्रेसियों से मुझे हाथ लेना, इनका सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस दिन मैं अपना राजनीतिक दुकान बंद कर दूंगा। कम से कम इन लोगों को शर्म आनी चाहिए गद्दार शब्द। अरे गद्दार नहीं है, वफादारी बगावत हुई है।
हम तो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के महाराष्ट्र के धरातल पे हिंदुत्व के श्वास को बचा करके उनको विचारों को बनाए रखा। ये आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का बगावत था। गुप्ता जी, तो उल्टा आ गया आपकी तरफ डोज। देखिए, बाला साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। ये नहीं कहा था कि गठबंधन, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, विलय नहीं किया। हमारी अपनी विचारधारा थी, अपनी विचारधारा है और अपनी ही रहेगी। हमने कोई कांग्रेस के साथ या किसी के साथ विलय नहीं किया है। सही बात को सही कहा, गलत बात को गलत कहा है। जो लोग हिंदुत्व विरोधी हैं, ऐसे तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ भी गठबंधन में है। किसको आप कह रहे हैं हिंदुत्व विरोधी? जो हिंदुत्व विरोधी विचारधारा रखते हैं, क्या इन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं किया था? क्या इन्होंने क्या नाम है, नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन नहीं किया था? क्या ये एनसीपी के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया था? वो हिंदुत्व विरोधी विचारधारा रखते हैं, वो हिंदुत्व का समर्थन नहीं करते, जो हमारी और बीजेपी की विचारधारा है। ठीक है, ये एक लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग थोड़ा यूपी उपचुनाव पर भी आएंगे और प्रियंका वाड्रा गांधी जी की जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स, उस पर जी सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष है। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में जीतती है तो क्या विकास करेगी और महिलाओं की सुरक्षा पे क्या वो करना चाहेगी? जहां तक विकास की बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि हमें किसानों की जो आत्महत्या का विषय है इसको कर्ब करना है। कहीं ना कहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो खासतौर पर चाहे वो अटल सेतु का विषय रहा हो, चाहे 23 जो है वंदे भारत परियोजनाओं का विषय रहा हो, वो हमने यहाँ पर महाराष्ट्र को दी है। आने वाले समय में हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि जाहिर है कि कानून व्यवस्था की एक स्थिति जो अभी सिर्फ बहुत रिसेंट निकली और उसको लेकर जो है बड़ा एक विषय बना, उसको हम कंट्रोल कर सके। और इस तरह की जितनी भी गैंग वॉर्स और गैंगस्टर्स वाला जमाना उनके जमाने में दाऊद का तरह का हुआ करता था, वो सब ना रहे। और महाराष्ट्र जिस तरीके से एक इकोनॉमिक राजधानी खत्म किया बाला साहब ने, आप मतलब किस तरह की बात आपके टाइम पे तुमने बनी रहे, वीर शिवाजी की मानता इसी तरीके से चलती रहे। और दाऊद ये उस्मानाबाद वाले और औरंगाबाद वाले जो है फिर कभी वापस ना आए, संभाजी नगर का नाम बदलने वाले, हम ये इंश्योर करेंगे। संभाजी पर ही बैठ के हुए अभी तक, संभाजी नगर चलिए इसी बैठ के हुए। क्या 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 गुप्ता जी? अंडरवर्ल्ड को बाला साहब ने खत्म किया था, जो इनके राज में दोबारा से शुरू हो गया है। क्या शुरू हुआ? ये जो अभी हत्या हुई बाबा सिद्दीकी, क्या ये कोई हत्या, ये कोई मतलब ये कोई अंडरवर्ल्ड शुरू नहीं हुआ? जिस अंडरवर्ल्ड को बाला साहब ने कब खत्म किया, आज आप उस अंडरवर्ल्ड को दोबारा से सुबुगाहट दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के समय में खत्म किया था, अब उन्हीं के साथ खड़े हुए और हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने खत्म किया था। नहीं तो सरकार तो आपकी है ना, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी हमारी है। वाकई कहीं ना कहीं सेंसिटिव है और हम उसको काम करने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से महाराष्ट्र की आप लेकिन आप उसको कारपेट लॉ नहीं लगा। ठीक है, एक सेकंड, महाराष्ट्र पर एक जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उपचुनाव पर आते हैं। आप उनको उत्तर प्रदेश बहुत समय दे दिया, मुझे भी दे दिया, हाँ, हमारे भी कुछ सांसद, सीटें नहीं मिली, समय तो दे दीजिए कम से कम। हमारे पास सांसद अभी बढ़ गए। उत्तर प्रदेश थोड़ा उपचुनाव कृपा करके हमें भी थोड़ा समय उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर भी आइए और उसके बाद से प्रियंका वाड्रा गांधी की एंट्री से। 1 मिनट दे दीजिए। सवाल नहीं सुनिएगा क्या? मैं पहले उनको जवाब नहीं, आप पहले सवाल सुनिएगा। आपके दर्शक को जवाब तो चाहिए। आप सवाल दे दीजिएगा, मैंने बोला आप महाराष्ट्र पे जवाब दीजिएगा। 2 प्रश्न है उसके बाद। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आपको समाजवादी पार्टी के सामने क्यों सरेंडर करना पड़ा? आपके नेता कह रहे थे, अजय राय की जो अध्यक्ष है वहां के, कि हम 10 सीट की तैयारी है, लेकिन अब एक भी सीट नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ पर क्या हर जगह हरियाणा के रिजल्ट की वजह से आपके साथी आपका हाथ ये कर रहे हैं? और प्रियंका वाड्रा गांधी की वायनाड से एंट्री से आपको लगता है पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी की आपने प्रश्न पूछा, हमें लगता है समाजवादी के कैंडिडेट वहां पे सशक्त है, स्ट्रांग है, इसलिए उनको लड़ना चाहिए। जहां तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही बिगड़ चुका है और हम देखते हैं जहां पे भी कोई क्रिमिनल होता है, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो इनका बुलडोजर पहुंच जाता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई के घर पे बुलडोजर भिजवाएंगे क्या? जेल में है? नहीं तो घर पे पहुंचवाते हैं ना इन्होंने। अच्छा, आप लोग ने देखा है ना, पूछिए। ऐसा कांपेगी? इसका एक जवाब तो बनता है, एक जवाब बनता है, उसके बाद आगे ऐसा कांपेगी अभी? छोटा सा करो 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 ऐसा। अरे फोन आ जाएगा आपको। नहीं नहीं, ऐसा कांपते हुए करिए। अंजना जी, उनको पकड़ के रखिए, कांप रहे। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं उनके नौटंकी बंद हो जाए तो मैं शुरू करूं, क्योंकि हम यहाँ पर डिबेट करना है, नौटंकी करना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो विधायक, जो एक्स मंत्री पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी दिन दहाड़े हत्या होती है। मतलब आप समझिए, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, FIR नहीं लिखा जाता है, और लॉरेंस का नाम लिया तक करे। कब भेज रहे? एक चीज कहना चाहता हूं, भेज रहे बुलडोजर? मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई सुनिए एक नेशनल चैनल है, लगातार आप लोग ने बीजेपी का देखा, आवाज अच्छी है मेरी, लेकिन मैं चाहता भेज रहे, कोई लाभ नहीं तारीख बताइए तो प्लीज बोलिए। जवाब सुन लीजिए। हमें तारीख चाहिए। पहली बात, ना ही तो मैं चाहिए कि नहीं चाहिए?
क्रिमिनल का देखिए, घर पहली बात तोड़ते तो कि ये नहीं कि तोड़ते? ना ही तो मैं कांग्रेस का नेता हूं और ना ही सलमान खान को डरने का तो सवाल ही नहीं। देखिए, डरने का तो लॉरेंस सवाल के नहीं है। दूसरी समर्थक बात ये भी है कि लॉरेंस जिस के तरीके से समर्थक इन्होंने कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए, मैं मानता हूं कि आज वो ये दो वाला आ अभी जाएगी जेल में बीच में। है और अगर कहीं से भी नेटवर्क उसका जुड़ता है, हमें उसका खात्मा लाइव करना है, वीडियो है, इसके shooters देखा है का कि खात्मा नहीं? करना है, हमारा एजेंडा वो लाइव है। इंटरव्यू हम दे इस रहे हैं। तरीके की वॉटरबाउटरी में जाना चाहते ही नहीं है। बहुत अंजना जी, विषय मुंबई साफ है। पुलिस हिरासत आपको चाहती रोक थी, देना नहीं कोई दिया लाभ गुजरात पुलिस ने। मुंबई पुलिस इतना सक्षम आप है, प्लीज रोकिए। उनको लॉरेंस बिश्नोई का हिरासत मांगा है, मना कर दिया इन्होंने। पूछिए, जवाब दीजिए। इसका अहमदाबाद केस का खास तौर, अरे तारीख बताइए, अहमदाबाद मत के- करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे ऐसा मत करिए, वो तारीख बता रहे, रुकिए आप। अहमदाबाद केस का जेल का रूल तारीख चाहिए 161 कि नहीं चाहिए? ए कहता है कि इस तरीके देखो के चालू हो गया, खतरनाक मतलब क्रिमिनल से अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं। कानून बुलडोजर कब आपके हिसाब भिजवाएंगे? से नहीं चलता, मेरे हिसाब से बुलडोजर नहीं कब चलता, भेजेंगे? जाहिर है कानून के हिसाब आपने से नहीं देखा है चलता और कि नहीं कानून के बुलडोजर हिसाब भेजा से ही जाता? चलेगा। लेकिन एक बात इंश्योर अभी काम ऐसा चल रहा है करिए already, और बोलिए। आपको नहीं पता कि 9 लोगों को मैं गिरफ्तार मोदी कर जी से लिया? बात- ऐसा आपको करिए नहीं लगा कि फिल्म 9 लोगों सुपर। को गिरफ्तार कर लिया? आपको नहीं कर पता रहे। कि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया? आप बताइए ना, नहीं चलेगा भाई लॉरेंस ऐसे। बिश्नोई is the mastermind, नौटंकी नाटक उसके करने से घर पे डिबेट नहीं बुलडोजर चल कब सकती। भेजेंगे? अब मैं आगे आना चाहता हूँ एक चीज पर। अभी आपने- बताता हूँ मैं, आपने अभी प्रियंका जी को कहा, प्रियंका जी Office से acting आपने कर कहा कि भाई प्रियंका जी अगर अरे आएंगी, तारीख बताओ please ना, आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं कोई है? लाभ नहीं। सबसे सशक्त है कि बिल्कुल नहीं है? तो लॉरेंस बिश्नोई के घर पे बुलडोजर जाएगा कि नहीं जाहिर है, जाएगा? अगर उसका मोदी कोई बोलिए, बुलडोजर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको हायर किया गया है चाहिए राहुल कि गांधी नहीं के लिए, लेकिन नारे यहाँ भी मोदी जी के ही लगा रहे हैं। ये गलत बात है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? अगर वो नारे आप लगाने नहीं भी है मानते तो मैं क्या? लगा लूंगा, लेकिन मैं अंजना जी अच्छा मैं point पर शेट्टी आना जी, चाहता हूं, प्लीज मेरा आजकल रिक्वेस्ट है। सोशल मीडिया के जमाने में ना लोग ऑफ इधर उधर से क्लिप काटा, अगर मोदी मोदी आपका आप नारा मेरा लगा- तो नहीं, आप मेरा मत काटिए। इस हम नहीं करेंगे। जनता के अंजना जी, सामने जाने दीजिए। हाँ, जाने मुझे दीजिए। पता है ना, अंजना जी, कोई इस क्लिप दम में तो नहीं है काटने भारतीय जैसा भी जनता कुछ नहीं है, पार्टी मोदी में। मोदी कर ही रहे हैं वो। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं फिर से। आपने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से और कोई वो- फर्क पड़ेगा कि नहीं, मैं उसको लेकर बड़ा अरे आप थोड़ा सा बहुत लॉरेंस क्रिटिकल उसका बिश्नोई पे एग्जांपल बोलिए दीजिए, आप इनको रोक प्रियंका जी दीजिए। पे। मैं ये पैरेलल मत चलने दीजिए, रिक्वेस्ट है। खास तौर पर अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो 34 साल में वो पहली बार राजनीति में आए, 38 साल में उनका कमी राजीव बताइए, गांधी जी लॉरेंस आए बिश्नोई के और घर पे नहीं सांसद बने। भेजोगे आप? श्रीमती क्राइम प्रियंका बंद करोगे वाड्रा कि नहीं आप इनको महाराष्ट्र में? रोक प्लीज, शेट्टी जी, दीजिए। don't प्रियंका do this. वाड्रा जी को पहली बार बड़ी मुश्किल से 52 साल की उम्र में इन लोगों ने संसद में भेजने का मन बनाया है। यह देश के लिए एक देखने का विषय है कि राज परिवार में उनके पीछे उनके खिलाफ कौन है। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि वो संसद में जाएं ना जाएं? क्या कांग्रेस पार्टी का एक खेमा चाहता है कि वो संसद में जाएं या ना जाएं? मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में मेल शोविनिज्म, पितरात्मक सत्ता होती है, लेकिन उसका इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं है कि राज परिवार में एक बेटा तो चाहे 50 चुनाव हार जाए, वो तो 34 साल का होते ही सांसद बनेगा, लेकिन बेटी को 52 साल बाद भेज रहे हैं। इनको देखने की आवश्यकता। ठीक है, देखिए, दिखाइए। आप लोग सब देख रहे हैं, मैं दिखाई No, I don't want to do this. Go अमित ahead. शाह को जानते हैं सब लोग। इनके लड़के जय शाह आज बीसीसीआई के चेयरमैन है, अभी आईसीसी के है। कितने सेंचुरी मारा उन्होंने? अच्छा एक चीज बताइए। अरे उन्होंने मेरा जवाब है, मेरा जवाब है, अच्छा मेरा जवाब है भाई साहब। नहीं। अरे इनका सांसद ज्यादा है तो ये ज्यादा बोलेंगे शरद क्या? पवार आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सी 100 सेंचुरी मारी थी? मैं बताइए बता जरा। रहा हूं, वो बताइए जरा। 27 साल राजीव से। शुक्ला आज वो भी जो अध्यक्ष थे, भारत में उन्होंने कौन सा? क्रिकेट- सचिन तेंदुलकर के बाद उन्हीं का रिकॉर्ड है। प्लीज जय शाह ने 50 सेंचुरी मारी है, मुख्यमंत्री के इनको बेटे पता नहीं है। वो राजस्थान बोर्ड के जय अध्यक्ष रहे, शाह उन्होंने ने- और आप भी तो किसी जवाब सेंचुरी दीजिए। जवाब जय राजीव शाह ने- शुक्ला से लेकर शरद पवार जी मैं बता रहा हूं, वैभव सब गहलोत। सेंचुरी जय मारते शाह थे ने क्या? 50 नहीं कर सकते सेंचुरी भाई। मारा है, 2 बार डबल सेंचुरी मारा है, मगर अपने गली पे मारा है, इसलिए आपको पता नहीं है ये बात। और राजीव शुक्ला ने कौन सी गली में देखिए, मारा था? राजीव शुक्ला हो, शरद पवार हो, क्रिकेट जो उभरता हुआ खेल था, उन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने का काम, स्टेडियम देने का काम शरद पवार जी ने नहीं कर किया। रहे, लेकिन शरद पवार कर रहे थे। मैंने हिपोक्रेसी का कुछ तो लेवल रखा शरद भाई। पवार जी के मैं पिताजी का नाम बताइए। बताइए। शरद पवार जी के पिताजी का नाम इन पूछिए। बातों में बहुत साफ है। आप शरद पवार जी के पिताजी का नाम बताइए। मुझे क्यों बता रहे हैं? जय शाह का पिताजी का नाम बताइए आप लोग। पिताजी है तो मतलब अध्यक्ष बना दोगे? ये देखो, जय शाह के पिताजी का नाम आप बताइए। शरद पवार जी के क्या लेना है उससे? अरे परिवारवाद, लेकिन अध्यक्ष क्यों बना? यही परिवारवाद है। अध्यक्ष क्यों बना? आपने प्रियंका जी पर जवाब नहीं दिया। कई लोग ये मानते हैं कि क्या फैमिली की वजह से ही वो सीधा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी? फैमिली के कारण ही जय शाह को मौका मिला, वही मैं बता रहा हूँ। अरे सवाल तो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जवाब तो मेरा ही दूंगा ना। सवाल का जवाब नहीं उन्हें पता क्या सवाल है। मतलब उन्होंने रट्टा मार फैमिली के आए, पूछा, मैं सवाल बोला कुछ हाँ भी जय पूछिए, हम जवाब उन्हें वही देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का अच्छा है।
ये कांग्रेस पार्टी को समझना भी पड़ेगा। आप चाहते हैं कि जनता आपको मतलब सत्ता मिलाए। हाँ बिल्कुल। बस आपको क्वेश्चन पेपर कुछ भी मिले, आंसर पेपर आपका फिक्स्ड है। शिंदे बाबू का जादू क्यों चलेगा, 2 लाइन में समझाइए। ये 23 नवंबर बता देगा जिसके लिए कि किस ढंग से हमारी महायुति की जादू चली, अब पुनः स्थापित हुई महाराष्ट्र में महायुति की सरकार। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? देखिए, जब उद्धव जी सीएम थे तो फिलॉसफी क्यों करते हैं सर, नाम बताइए ना। ऐसे आप ऐसे बोर्ड में आते, मुझे लगता है फिलॉसफी। अब मैं देखिए, सबसे पहला आपका जो सवाल था कि ये जो हमारे साथी गए वो एक ऐसे सीएम थे जो संभाल नहीं सके, तो जिस टाइम उद्धव जी सीएम थे तो उस वक्त उनके काम की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की, और महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि किस तरह से कोरोना में उन्होंने काम किया। इनको मनाना, इनको देख के बोलिए। दूसरा ये कि इसके साथ साथ एक चीज और रंजना जी, कि किसी भी स्टेट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ और केंद्र सरकार के साथ किस तरह का सामंजस्य करना चाहिए, ये भी सीखने की जरूरत है। और आपको अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सीखने की जरूरत है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से, कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर प्रतिद्वंदी है तो उसके सही काम की भी आप बुराई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की तारीफ की तो काम की तारीफ मैं ही तो करता हूँ, मुझे ही कह रहे हैं। मोदी जी ने उद्धव जी के काम की तारीफ की थी, उद्धव जी के काम की तारीफ की बात कर रहा हूं। अगर किए हो तो लोग जरूर करते, लेकिन होने भी तो चाहिए उसके लिए। देखिए, जो मोदी साहब क्या झूठ बोल रहे थे, अच्छा काम नहीं है, उन्होंने रुक जाइए, अच्छा काम किया, सिर्फ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तिवारी जी, इन्होंने सकारात्मक बातें की है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये बीजेपी के प्रवक्ता खुद मोदी साहब के अनुसरण नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपने प्रतिद्वंदों की बुराई करना चाहते हैं, बस नहीं करना चाहते। राजनीति में हम भले विचारों की लड़ाई लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, विचारों की विचारधारा की लड़ाई है ना भाई, उसी की लड़ाई है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को तोड़ा बीजेपी ने, बीजेपी का ये चरित्र है जिसके साथ रहते हैं अपने सहयोगियों को ही तोड़ लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी को साथ में थे, 6 विधायक को अरुणाचल में तोड़ लिए, फिर वो आरसीपी सिंह जी के बहाने तोड़ रहे थे जेडीयू को। ये नीतीश जी ने कहा। बिहार में आपने भी तोड़ा एक पार्टी का, हमने देखिए वो हमारे थे, अच्छा, हमारे साथ, लेकिन बीजेपी आपके थे, हमने कभी नहीं जीते। किसके सिंबल पे थे? अच्छा, अभी तिवारी जी बताएं, तिवारी जी किसके सिंबल पे जीते थे? जीते थे ओबीसी साहब के सिंबल, ठीक है, लेकिन वो हमारे ही पार्टी में, हमारे पार्टी में थे। ये तो आप जान रही हैं, काम एक है, हमारे पार्टी में थे, पार्टी के थे, पर सिंबल किसकी सही जगह पर आया। सिंबल ठीक है कि वो चले गए, लहराती बातों से सुबह का भूला शाम में घर आया। लेकिन ये जो बीजेपी वाले ज्ञान देते हैं और सिखाते हैं, बीजेपी वाले जो सिखाते हैं, ये जिनके साथ रहेंगे उन्हीं को तोड़ेंगे, उन्हीं की पार्टी को समाप्त करेंगे। अभी आप देखिए शिंदे जी को इस बार हटाएंगे। मतलब इनका अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो इनका ठीक है, लेकिन हम पार्टियां तोड़ते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वालों की विचारधारा खतरनाक है। उन्होंने क्या कहा, गुजरात चला गया सारा बिजनेस, ये लड़ाते रहते हैं। महाराष्ट्र को गुजरात से लड़ा दीजिए, उत्तर प्रदेश को बिहार से लड़ा दीजिए, झारखंड को बिहार से लड़ा दीजिए। अब इसी बात पर अगर कह दिया जाए कि वहां पर बहुत सारे गुजराती बिजनेस करते हैं उसमें महाराष्ट्र में, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये हिंदुस्तान एक है, यहां पर सब एक ही साथ काम करते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ये तोड़ने वाली राजनीति छोड़ दीजिए और अंत में महाराष्ट्र इन परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड वालों को फिर से जवाब देगा। उद्धव ठाकरे जी का सिर्फ ठाकरे होना काफी नहीं, आपको जनता के बीच में होकर काम करना पड़ेगा। कोई किसी के पिता बड़े इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सवाल के साथ अंत करेंगे, आप दोनों से ये प्रश्न है, वीर सावरकर भारत के लिए महान है या नहीं है? क्या इस पर सहमति बन गई है शेट्टी साहब? वीर सावरकर हमारे स्कूल बुक्स में थे, और हमें जो उनका जीवन आप देखोगे 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग बहुत ही हीरोइक है, उन्होंने गन इंपोर्ट किया था, उनके बड़े भाई ने नासिक के जो ब्रिटिश कलेक्टर है उनको गोली मारी थी। ये तो सबको मानना चाहिए, वो क्रांतिकारी थी तो की। उसके बाद जब उनको अरेस्ट किया गया तब वो शिप से भाग के वहां पे फिर से अरेस्ट किया। इतिहास नहीं बताना है महान या नहीं है, मैं बताऊंगा अपना इतिहास। आप जय शाह का गुणगान करके बताइए जनता को महान है तो या नहीं ये है? 2 बात, 2 भाग में है, आधे महान है आधे महान नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो भी वीर सावरकर जी ने किया वो देश के लिए किया है। सेकेंड भाग ये होता है काला पानी की सजा वाली बात आती है। तो जहाँ पे काला पानी की सजा आती है तो लोगों का ये कहना है, हिस्टोरियन का ये कहना है, मगर मेरे से आप व्यक्तिगत पूछिए तो वो मानते।
लास्ट में लेकिन आगे राहुल गांधी आपने तो नहीं मानते, एकदम व्यक्तिगत हाई पूछिए स्पीड कैसे हो यू सकता टर्न है? लिया हाँ, जल्दी U-turn राहुल गांधी तो नहीं मानते। ये तो गोल गोल घूम रहे हैं, हमेशा मान ही रहेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि आपको जनता को कन्विंस करना है और जनता ही महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वायनाड तमाम जगहों पर तय करेगी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।